हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज हम पढ़ाएंगे आपको इसका पार्ट 2, यानी कि जो आपकी अर्थव्यवस्था क्लास 9 वाली चल रही थी, इसका क्या है पार्ट नंबर 2। अगर कोई पार्ट नंबर 1 नहीं देखा होगा तो बिल्कुल जाके देख लेगा, तभी यह पार्ट आपको समझ में आएगा। हम इस लेक्चर में आपको किसको पढ़ाएंगे? पालमपुर कहानी के अगले पार्ट को पढ़ाएंगे। इसमें क्या है, यह इसी लेक्चर में क्या हो जाएगा, आपका सारा काम तमाम हो जाएगा, आपका सारा पाठ खत्म हो जाएगा और इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे और क्या करेंगे, वीडियो को देखने से पहले लाइक वगैरह कर देंगे और साथ साथ शेयर भी इसको भैया कर देंगे, ठीक, ताकि क्या हो, आपका लाभ हो रहा है, हमारा भी क्या हो जाए, कुछ लाभ हो जाए, वीडियो और लोग देख लें, उनका भी कल्याण हो जाए। ठीक, तो इन सभी को आप समझेंगे। तो उस वीडियो में हमने हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा बताया था। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं किसको, हरित क्रांति के बारे में पूरा। कॉपी तब भैया निकाल लेना, तब पढ़ना, ठीक है। अच्छा, हरित क्रांति क्या है? यानी खाद्यान्न उत्पादन को दोगुना वृद्धि करने के लिए, यानी खाद्यान्न उत्पादन में दोगुना वृद्धि करने के लिए, तिगुना वृद्धि करने के लिए एक क्रांति लाई गई। इसका नाम क्या रखा गया? हरित क्रांति। क्योंकि हरित क्रांति विश्व में सबसे पहले आई थी 1950 के आसपास में। वो कहाँ पे आई थी? तो आपके मैक्सिको में आई थी। मैक्सिको एक देश है, कहाँ का? आपके उत्तरी अमेरिका का। कौन लाया था? तो नॉर्मन ई बोरलाग, एक व्यक्ति थे नॉर्मन ई बोरलाग, उन्होंने लाया था। क्योंकि उस समय देखा था कि गेहूं में अधिक मात्रा में पैदावार हो ही नहीं रहा है और लोग की जो संख्या है वह बढ़ रही है। तो इसी बीच हमें कुछ ऐसी चीजें करनी होगी जिससे उसी खेत में हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर ले। बस उनके दिमाग में थोड़ा सा विचार आया और उस बीज के जीन में थोड़ा सा परिवर्तन किया और अगली बार जब आजमाया और देखा क्या होने लगा, गेहूं अधिक मात्रा में हुआ। तो इसीलिए जब वहां पे 1950 के आसपास आया तो भारत में भैया कम लोग नहीं है ना, तो भारत में सोचा गया क्योंकि यहाँ पर भी एक सीमित मात्रा में खेती है, तो क्या किया जाए, यहाँ पर भी लाया जाए क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज लाई जाए ताकि क्या हो, यहाँ पर भी अनाजों के अंदर कुछ वृद्धि हो। तो इसलिए 1967 मतलब 1966 या 67 के दशक में क्या लाया गया, आपकी हरित क्रांति लाई गई। लाया कौन था? तो एम एस स्वामीनाथन। और इन्हें कहते हैं क्या, भारत में हरित क्रांति के जनक या पिता। विश्व में किसे कहते हैं? विश्व में कहते हैं नॉर्मन ई बोरलाग को। लेकिन भैया ये हरित क्रांति अगर पूछे शब्द किसने दिया था, तो भैया उसके स्थान पे एक नाम हो जाएगा आपका विलियम गॉड। विलियम गॉड क्या हो जाएगा? हरित क्रांति जो शब्द दिया था, बाकी विश्व में लाए थे नॉर्मन ई बोरलाग, भारत में कौन लाया था? एम एस स्वामीनाथन। और जब इसको लाया गया तो पहले चरण में कहाँ पे आजमाया गया? तो पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में और राजस्थान क्षेत्र में इसको अपनाया गया। और किस पौधे के ऊपर अपनाया गया? तो गेहूं और चावल के ऊपर। देखा भैया कि गेहूं और चावल में क्या हो गई, तिगुना चौगुना वृद्धि इससे हुई। लेकिन भैया बड़ा बढ़िया काम है ये। इसमें होता क्या वास्तव में? तो इसमें यह होता है कि HIBB यानी कहने का मतलब है हाई एल्डिंग वैरायटी, यानी कि उच्च तकनीकी के उच्चतम बीज लाए गए। साथ साथ अधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग किया गया। सिंचाई के लिए अनेक प्रकार की तकनीकी आई। साथ साथ आधुनिक कृषि हुई ना। इन सभी के माध्यम से क्या हुआ, देखा कि खेत में जो आज 1 बीघे खेत में 2 कुंटल हो रहा है, तो इसको लाने के बाद 1 बीघा खेत में तकरीबन 4 से 5 कुंटल आपका उत्पन्न होने लगा। और लोगों को फायदा भैया इससे हुआ, काहे नहीं हुआ? जहाँ पे 1 कुंटल 2 कुंटल हो रहा था, जहाँ से 4-5 कुंटल होने लगा है, फायदा नहीं होगा? बिल्कुल फायदा होगा। तो देखा गया इस पालमपुर खेत में बताया गया कि पालमपुर जो गांव है वहां पे इस क्रांति को जब लाया गया तो देखा गया कि तकरीबन 1300 किलो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता था वो कितना बढ़ गया आपका? बढ़ गया 3200 केजी प्रति हेक्टेयर। यानी कि कहने का मतलब है जहां पहले इतना होता था, हरित क्रांति लाने के बाद उसका उत्पादन इतने बढ़ गया, यानी कि 3 गुना 4 गुना इसमें भी बढ़ा है। हेक्टेयर क्या है? आपको जानते हैं ना कि हेक्टेयर क्या होता है? खेत नापने का एक पैमाना है। आपका बीघा होता है, आपका हेक्टेयर होता है, आपका एयर होता है ना। तो एक एयर में पूछा जाए, एक हेक्टेयर में आपके 100 वर्ग मीटर होता है। देखिए अगर इसको हम बीघा में तब्दील करें तो 1 हेक्टेयर बराबर तकरीबन होता है आपका 4 बीघा। कितना होता है? 4 बीघा होता है। जिसके पास 1 हेक्टेयर भूमि है मतलब क्या है, उसके पास तकरीबन 4 बीघा, पूरा नहीं होता 4 बीघा, लेकिन 4 बीघा के एवरेज में इसको मानते हैं। ठीक, तो यह क्या है? हरित क्रांति का प्रभाव है। इससे क्या होने लगा, जो पालमपुर के साथ नहीं कि पालमपुर तो कहानी है, उस कहानी के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जब पालमपुर खेत में इतना होने लगा तो पूरे भारत देश में जब इसको लाया गया तो क्या होने लगा, यहाँ पे दोगुना चौगुना वृद्धि होने लगी और लोगों का जीवन क्या हुआ, थोड़ा सा आराम
जनक हो गया। अच्छा, लेकिन जैसे ही इस प्रकार की तकनीकी लाई गई, कुछ समस्या हुई। इसमें क्या है, कृषि की आधुनिक विधियों पर भूमि की धारण क्षमता कम हो गई। कैसे? क्योंकि जब हरित क्रांति आई तो इसमें क्या हुआ, अधिक मात्रा में उर्वरक, रासायनिक खाद्यों का उपयोग किया गया, अधिक मात्रा में सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करा है ना, तमाम प्रकार के समरसेबुल, ट्यूबवेल, तमाम चीजें, नलकूप वगैरह लगवाए गए, जिससे कहने लगे जो धरती का जल स्तर है, क्या हो गया, जो जल स्तर है वह कम हो गया। और जब अधिक मात्रा में उर्वरक और किसका, रासायनिक खाद का उपयोग करोगे, क्या हो जाएगा, आपकी जमीन की जो उर्वरक शक्ति होगी एक समय बाद नष्ट हो जाएगी। और खेती और आपका जल कैसा है, प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधन अगर आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ाई जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो व्यवस्था है पूरी चीज चौपट। क्योंकि इनको बनने के लिए जल वगैरह भैया बहुत समय लग जाता है, और भूमि उपजाऊ बनने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि आज भी भारत में क्या होता है, लोग अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, उर्वरक और रासायनिक खाद का उपयोग खूब भूमि के कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आज ऐसे खेते हैं कि आपकी जो उपज क्षमता खेतों की है वह बिल्कुल थोड़ा सा कम हो जा रही है। और सिंचाई का उपयोग ना कि भैया 1 बीघा खेत है तो वो आप टिब्बी लगवा लियो, 10 बीघा खेत तो लगवाइयो है, ठीक। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो जल का स्तर है वह नीचे नीचे धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो ना पहले आप देखते थे कि आपकी जो नलके की बोरिंग होती थी, जिसका जल स्तर होता था 40 फीट में मिल जाता था पानी, लेकिन अब क्या है 80 फीट 90 फीट। और आने वाली पीढ़ियों में क्या हो जाएगा, आपका 150-250 फीट पे क्या हो जाएगा, पानी मिलेगा नलकूप के लिए। बाकी समरसेबुल और ट्यूबवेल के लिए आपको और अंदर जाना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है, हरित क्रांति तो आई, उत्पादन में वृद्धि हुआ, लेकिन एक लंबे समय के बाद हमारी भूमि को बंजर कर रही है और जल के स्तर को कम कर रही है, ठीक। जो जिसको बनने के लिए लाखों करोड़ साल लगे हैं, ठीक। तो ये थोड़ा समस्या हो रही है। अच्छा, भूमि का वितरण कहाँ गया, तो पालनपुर कहानी में बताया गया कि भूमि का वितरण कैसे, यानी कि हमारे देश में भी ऐसे है कि अगर बहुत से लोग रहते हैं तो उनमें से थोड़े से लोगों के पास खेत रहता है, बाकी अन्य लोग कैसे रहते हैं, भूमि ही रहते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि तकरीबन पालनपुर गांव में कितने हैं, आपके 450 गांव है, लेकिन उनमें जो खेत है किसके पास है, केवल 150 लोगों के पास खेत है। बाकी जो अन्य 300 लोग हैं कैसे हैं, ठन गोपाला है, उनके पास खेत नहीं है। और जो जिनके पास अधिक मात्रा में भूमि है वह कैसे लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग। थोड़ा सा अपने दिमाग में लगाइए कि भारत देश में भी ऐसा है कि भारत देश के हर एक गांव में, हर एक राज्य में ऐसा होता है कि जिनके पास अधिक खेत है वह हमेशा बड़े ही लोग रहते हैं। इक्का दुक्का भले रहते हैं जो करीब आदमी रहते हैं उनके पास खेत होता है, लेकिन लमसम जिनके पास 4 व्हीलर 6 व्हीलर और जिनके पास क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती हैं तो उनके पास खेत भी अधिक रहता है, ठीक। उनके पास जो रोजगार का साधन भी अधिक रहता है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, उनके पास खेत बिल्कुल नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि पालमपुर गांव में जो 450 गांव है, सॉरी 450 गांव नहीं, 450 परिवार है। उस परिवार में तकरीबन 150 परिवार के पास क्या है, भूमिया है। और जो परिवार ऐसा है आपका उच्च वर्ग का। बाकी जो अन्य लोग हैं वे क्या है, एकदम से भूमिहीन। और कैसे लोग हैं, या निम्न जाति के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, ठीक। अच्छा, जो बड़े व मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो छोटे और बड़े किसान हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके पास हर एक व्यक्ति के पास अगर देखा जाए आंकड़ा में तो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि, यानी कहने का मतलब है 8 बीघा 10 बीघा 9 बीघा क्या है उनके पास खेत है। और जो एकदम गरीब है उनके पास जैसा खेत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा है। अब देखा जाए श्रम की व्यवस्था कैसी है। अब इस कहानी के माध्यम से जो इस कहानी को बता रहा हूँ, थोड़ा सा अपने गांव से या अपने पूरे भारत देश से कल्पना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसी दशा हमारे यहाँ है, ठीक। तो थोड़ा सा क्या देखें, अब हम देखें अब श्रम की व्यवस्था, नहीं कि मजदूर की व्यवस्था, काम करने की व्यवस्था। तो जो बड़े लोग हैं, जो बड़े किसान हैं, जो मध्यम किसान हैं, उनके पास क्या है, भूमि है। और जब उनके पास भूमि है तो अपने खेत में वे श्रम करते हैं, यानी कि अपने खेत में मेहनत करते हैं, अपने खेत को वे अच्छा बनाते हैं, उसमें अच्छा उगाते हैं और उसी के माध्यम से क्या करते हैं, अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो भूमिहीन है, यानी कि जिनके पास 2-4 बिस्से है, 2-4 बिस्सा है, 10 बिस्सा है, और जिनके पास एक भी भूमि नहीं है, तो ये अपने जीवन का निर्वाह किसके रूप में करते हैं, मजदूरी या दिहाड़ी के रूप में करते हैं। आवाज जो मजदूरी है अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मजदूरी होती है, कहीं पे 300 रुपये, कहीं 400, कहीं 150, कहीं आपको ना, ठीक। तो ऐसी भी होती है। तो क्या करते हैं, जो छोटे किसान है और जो भूमिहीन किसान है क्या करते हैं, अपने जीवन का निर्वहन मजदूरी या दिहाड़ी से करते हैं। तो इस पालनपुर में बताया गया है तकरीबन जो दिहाड़ी है कितनी है, आपके 375 रुपये एक दिन की दिहाड़ी है, ठीक। अच्छा,
अब इसमें बताया गया है छठी पॉइंट क्या है आपकी पूंजी है। अब पूंजी क्या होती है, यानी कि वही पैसों जो लगाते हैं, जो लागत लगाता है, वही धन, वही क्या है पूंजी है। तो किसान क्या करता है, अधिक मात्रा में उर्वरक मतलब अच्छी खाद लेने के लिए, अच्छी सिंचाई करने के लिए, अच्छे खेती करने के लिए, उन्नत बीज लेने के लिए वह अधिक मात्रा में धन खर्चा करता है, अधिक मात्रा में पूंजी खर्चा करता है। सिंपली बात भैया, अगर आपको धान लगाना है तो पहली बात आपके लिए अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए, साथ साथ वर्षा मतलब जो पानी है उसको होना चाहिए, फिर जुताई वगैरह ना तमाम चीज लगता है। यानी कि अगर 1 बीघा खेती आप करो धान की, तकरीबन आपको तुरंत लग जाएगा कितना, आपका 2-2,500 रुपये। अच्छा, तो इसीलिए क्या, जो किसान हैं वह अधिक मात्रा में पूंजी लगाते हैं, किसके लिए, उत्पादन के लिए, अच्छे अच्छे बीज लाते हैं, सिंचाई के लिए व्यवस्था रखते हैं, उर्वरक अच्छा लाते हैं ना। अच्छा, लेकिन जिनके पास पूंजी है वो लगाते हैं, क्योंकि खेती अगर करना पड़ेगा तो आपको पूंजी देनी पड़ेगी, और जो बड़े लोग हैं वह पूंजी इनके पास रहती है। लेकिन जो छोटे लोग हैं, छोटे किसान हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता है तो वह व्यापारियों से, साहूकारों से कर्जा लेते हैं। अब बिल्कुल बात सही है ना, जिनके पास अगर 1 बीघे 2 बीघे की जमीन होगी तो वे ऐसा नहीं करेंगे कि छोड़ देंगे, तो वे खेती करेंगे, लेकिन उनके लिए पैसा पूंजी नहीं रहती है। तो क्या करते हैं, वे बगल के लोगों से या फिर जो आस पड़ोस के जो बड़े लोग होते हैं, व्यापारी साहूकार होते हैं, उनसे वे कर्जा लेते हैं और सारा जीवन खेती करते हैं, कर्जा लेते हैं, कर्जा चुकाते हैं, बस उनका जीवन एक चक्कर के नुमा रहता है और पूरा जीवन से वे काट लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब बात कहती है अधिशेष की बिक्री। और सिंपली बात भैया है, अगर आप 10 बीघे गेहूं बो रहे हैं तो कितना खाएंगे, या 1 बीघे खाएंगे, 2 खाएंगे, बाकी जो 8 बीघे गेहूं है उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। यानी कहने का मतलब है अधिशेष की बिक्री, जो बड़े किसान होते हैं वह उत्पादित अंश का अधिशेष भाग बेच देते हैं और मोटी रकम कमाते हैं ना। सिंपली बात भैया है, अगर आपके पास 10 बीघा 20 बीघा खेती है तो आप अगर गेहूं या धान बोते हैं तो उसमें सब नहीं खाते हैं, अधिक मात्रा में आप बेचते हैं, अपने जीवन भर का निखाने भर का आप रखते हैं, ताकि साल भर आपका जीवन कैसे कैसे चल जाए। तो क्या है, यही थोड़ा सा इस कहानी के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो जो इस गांव में वास्तव में हो रहा है वैसा वैसा हमारे देश में होता है, और हर एक गांव में होता है, हर एक नागरिक क्या करते हैं, इनका सामना करते हैं। हमारे देश में भी क्या है, उच्च जात, मतलब हमारे गांव में क्या है, उच्च जात नीच जात का भावना है। जो बड़े लोग हैं उनके पास अधिक मात्रा में खेती रहती है, जो छोटे लोग उनके पास खेती नहीं रहती है। वो क्या करते क्या है, तो भैया आप दिहाड़ी या मजदूरी करते हैं। जो बड़े लोग भैया अपना खेती करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, और साथ साथ जिनके पास पूंजी होती है वो अधिक मात्रा में भैया खेती करता है। जिनके पास पूंजी नहीं होती है, अगर थोड़ा सा खेत होता है तो वह भी अपने खेत को करने के लिए थोड़ा सा कर्जा लेता है। साथ साथ जो बड़े किसान होते हैं, जिनके पास अधिक मात्रा में खेती होती है, अगर उनके यहाँ अनाज उत्पादन अधिक होता है तो थोड़ा सा अंश अपने खाने के लिए रखते हैं, बाकी सब बेच देते हैं। तो ऐसी क्या है इसके माध्यम। अब क्या है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिसमें जो व्यक्ति हैं वह कृषि के ऊपर निर्भर नहीं बल्कि अन्य चीजों पर निर्भर हैं, उससे कहेंगे क्या हम, गैर कृषि क्रियाएं। सिंपली क्या है, गैर कृषि क्रिया यानी कृषि नहीं है, बाकी क्या है, हम चाहे व्यवसाय करें, चाहे क्या करें, परिवहन करें, चाहे क्या करें, आपका डेयरी वेरी खोल लें, सब क्या है, गैर कृषि। क्योंकि हम खेती नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। आप किसके लिए कर रहे हैं, जीवन के निर्वाह के लिए, जीवन को चलाने के लिए। ठीक, तो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जहां क्योंकि इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, मतलब चाहे अपने यहाँ कोई भी गांव हो, वह सब क्या कर रहा है, केवल अपने जीवन को चलाने का प्रयास कर रहा है। जिसके पास खेत है वह खेती कर रहा है, जिसके पास खेत नहीं है वह अन्य प्रकार की चीजों से कर रहा है। सिंपली बात क्या है, तो पहली बात यहाँ पे दुग्ध व्यवसाय। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खेती नहीं होती है, लेकिन भैया क्या, वे गाय पाल लेते हैं, भैंस पाल लेते हैं ना। कोई कोई ऐसा रहता है कि जिनका पूरा परिवार किस पे है, केवल भैंस और गाय पे निर्भर है, क्योंकि वे लगातार करते हैं, लाते हैं घास, लाते हैं, चराते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, और जब दूध मिलता है तो को चुपके से शाम को ले जाके डेयरी पे पहुंचाते हैं, और 10 दिन बाद 15 दिन बाद भैया 10,000 5,000 4,000 रुपये गिन के लाते हैं और अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक, तो जो कृषि पर निर्भर नहीं है वह अन्य चीज, भाई सिंपली बात है, जो कृषि से जिसका पालन नहीं होगा वह अन्य चीजों के ऊपर निर्भर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इसीलिए क्या है कि ये लोग दूध के ऊपर निर्भर हैं। अब सब ऐसा नहीं है भैया कि सब दूध ही बेचे, कुछ लोग ऐसा होगा जो अन्य कार्य करेंगे ना, कुछ हटके करेंगे ना, तो क्या है, विनिर्माण कार्य ना। बहुत से लोग आपके गांव में वैसे होंगे जो चक्की खोल लिए हैं, जो
एक कोल्हू खोल लिए हैं या थोड़ा सा अन्य प्रकार के काम कर रहे हैं ना, यानी कि बहुत जैसे अब तो होता नहीं है, लेकिन पहले आता था कि लोग चरखा चलाते थे, लोग बीड़िया बनाते थे, तो ये सब क्या है, एक प्रकार का विनिर्माण कार्य, यानी कि चीजों को दोबारा से बनाया जा रहा है ताकि हम क्या करें, उसका उपयोग कर लें। तो बहुत से लोग ऐसे हैं गांव में जिनका पूरा जो परिवार है केवल केवल किसके ऊपर निर्भर है, केवल केवल विनिर्माण के ऊपर निर्भर है। पूरा परिवार क्या करता है, उसमें काम करता है और अपने जीवन का निर्वहन करता है, जब पैसा पैसा उससे पैसा मिलता है तब। अच्छा, और क्या है, बहुत से लोग दुकान खोल लिए भैया। सबसे सिंपल बात, क्या, दुकान खोला। दुकान जब खोला तो भैया क्या करें, गेहूं खरीदा, चावल खरीदो, पेंसिल बेचो, चीनी बेचो, चाहे पत्ती बेचो ना, सब जितना सामान पाओ सब बेचो, सब खरीदो। तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, आज भी जिनके पास खेती नहीं है, एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं दुकान खोलकर, ठीक। तो और अपने पूरे परिवार का क्या कर रहे हैं, और जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, यानी कि क्या, व्यापार करिए जिसमें क्या हो, वस्तु का क्रय विक्रय, वस्तु खरीदा, वस्तु को बेचा, ऐसे काम करो भैया। और क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना तो वह डेयरी मतलब वाला काम कर रहे हैं, ना तो विनिर्माण काम कर रहे हैं, और ना तो दुकान खोले हैं, क्या कर रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं, ये ड्राइवर हुए, ठीक। तो क्या कर रहे हैं, परिवहन चला रहे हैं। तो अब तो रिक्शा का जमाना खत्म हो गया है, बल्कि अब क्या आ गया है, ई रिक्शा आ गया है। क्या आ गया है, ई रिक्शा। लेकिन पहले क्या था, लोग इसको होते थे, लेकिन आज लोग इलेक्ट्रिक जो रिक्शा आता है चलना, कहते भैया आपका बैटरी वाली गाड़ी है, ठीक। और बहुत से लोग जीप, जीपो नहीं आ गई, क्या आ गया है, टेम्पू। क्या आ गया है, टेम्पू आ गया इसके ना, ऑटो जिसको कहते हैं, ट्रक, बस या अनेक प्रकार के वाहन चला रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, अपने पूरे परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। तो सब क्या है, गैर कृषि, क्या है, सब गैर कृषि क्रिया है, क्योंकि जो आपका देश है उसमें जो 60-70% लोग हैं वह खेती करते हैं, लेकिन जो अन्य लोग क्या करते हैं, वह इन सभी क्रिया में क्या है, लगे हुए हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। बस इसी सेक्शन के साथ क्या होता है, आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आप इसको समझ गए होंगे। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह अब इसको ले लेंगे, लिख लेंगे और दोबारा से इसका रिवीजन कर लेंगे। अब हम मिलते हैं किसी नए पाठ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।